हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बेटा, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जीव जगत, यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। राइट, द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सवाल का हिसाब किताब रहता है, और कभी कभी वो भी नहीं आता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक सवाल जो है पूछ लिया जाता है, और कभी कभी आप देखेंगे कि वो एक सवाल भी नहीं पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण, और हम लोग पढ़ेंगे बेटा नामकरण। ये दो चीजें आज पढ़ेंगे। बाकी का बचा हुआ पार्ट जो है वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा हो भी नहीं पाना। ठीक है, कल हो जाएगा कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो आपस में मिलजुल के रहते हैं। कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि कोई दो स्पीसीज आपस में लड़ रहे होते हैं। अब वो चाहे तो आपस में मिलजुल के रहें और चाहे तो लड़े। उनके जीवन का एक मकसद है ग्रोथ। उनकी ग्रोथ हो पाए, सर्वाइवल हो पाए, वो रिप्रोड्यूस कर पाए, उनका जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू रह पाए। इसीलिए या तो वो कभी किसी का सपोर्ट करते हैं या कभी किसी से झगड़ा करते हैं। सजीवों की जब आप बात करते हैं तो सजीवों के बहुत सारे लक्षण होते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं आपसे कि सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण या सजीवों की प्रॉपर्टीज, तो एक होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, विशेष गुण कह सकते हैं आप। सजीवों में बेटा एक तो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और दूसरा होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है जी। एक क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे अगर आप कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका एक विशेष गुण है, उनमें पाया जा रहा है। ठीक है ना, एक उनका विशेष गुण है और यह जो है उनमें पाया जा रहा है। विशेष गुण है और उनमें पाया जा रहा है। लेकिन जब आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि सजीवों को परिभाषित करने वाला ग्रुप है भाई ये। परिभाषित करने वाले गुण, सजीवों को परिभाषित करने वाले गुण, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बेटा ऐसी प्रॉपर्टी जो सजीवों को परिभाषित करे, यानी अगर वो प्रॉपर्टी उपस्थित है तो आप कह लें कि सजीव है, और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी एब्सेंट है तो आप कह दें कि वो निर्जीव है। ये सिर्फ एक गुण है, इनके प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर आप परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अगर यहां पर आप देखें तो उपापचय या उपापचयन, इसके अलावा कोशिका संगठन, कोशिका संगठन, और बेटा इसके अलावा चेतना, चेतना, ये ऐसे गुण हैं कि ये सजीव को परिभाषित करते हैं। ये सजीवों में उपस्थित तो होते हैं, लेकिन इनके आधार पर आप परिभाषित नहीं कर सकते। ये कभी कभी आप देखेंगे ये ऐसे गुण हैं जो सजीवों में अनुपस्थित हो सकते हैं।
सजीवों में अनुपस्थित, या ऐसा भी देखा जा सकता है कि निर्जीव में उपस्थित हो सकते हैं। सामान्यतया वृद्धि और जनन दो ऐसी चीजें हैं, वृद्धि और प्रजनन दो ऐसी चीजें हैं जो सजीव का लक्षण है। परिभाषित करने वाला लक्षण तो नहीं है, लेकिन सजीव में पाया तो जाता ही है ये। इस तरीके के जो लक्षण होते हैं, बेटा इस तरीके के जो लक्षण होते हैं जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, वो कभी कभी या कुछ सजीवों में अनुपस्थित भी हो सकता है, या कई बार आप देखेंगे कि किसी निर्जीव में उपस्थित हो सकता है। जबकि ये जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, अगर आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा ये सजीव में हमेशा उपस्थित होती हैं। सजीवों में हमेशा उपस्थित, हमेशा पाई जाएंगी। और जो निर्जीव होते हैं, निर्जीवों में हमेशा अनुपस्थित। ऐसे होता है भाई काम, सजीवों में हमेशा उपस्थित और निर्जीव में हमेशा अनुपस्थित। तभी तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ये भी जो है बेटा सजीवों का गुण है, सजीवों में पाया जा रहा है, बस इन गुणों के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते। ये भी सजीवों का गुण है, सजीवों में पाया जा रहा है, लेकिन इनके आधार पर सजीवों को परिभाषित भी कर सकते हैं। यानी कि उपापचय भी सजीव में पाया जा रहा है, वो भी एक प्रॉपर्टी हुआ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और उसके आधार पर डिफाइन भी कर सकते हैं, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी हुआ। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमेशा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होता है। भाई गुण तो है ही है वो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमेशा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमेशा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होता है। होता है, किंतु कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, किंतु कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है भाई, ये कॉमन पॉइंट है, आपको याद रखना इस तरीके से कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होगा, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो भी हमेशा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी रहे, ऐसा आप नहीं कह सकते। ऐसा आप हमेशा जो है नहीं कह सकते हो। तो ये थोड़ा सा भाई जी ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। अगर हम यहां पर देखें, बात करें, तो एक एक करके इन लक्षणों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले बेटा बात करेंगे वृद्धि, यानी कि ग्रोथ की। सबसे पहले बच्चों बात कर रहे हैं वृद्धि यानी कि ग्रोथ की। देखिए सेल का कोई भी पैरामीटर आप ले लो, नंबर ले लो आप, संख्या, क्षेत्रफल ले लो, कोई भी चीज ले लो भाई, ठीक है ना, कोई भी चीज ले लो आप किसी भी पैरामीटर को देखें, वो संख्या है या
आप कह सकते हैं कि वो क्षेत्रफल है, लंबाई है, भार है। तो वो सब क्या है, उसमें जो एक स्थायी और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आता है। आप कहेंगे कि कोशिका के संख्या, भार, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि में क्षेत्रफल इत्यादि में इत्यादि में होने वाला स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन परमानेंट एवं इरिवर्सिबल चेंज। और आप देखिए कि वृद्धि जब होती है तो भार में भी होती है और संख्या में भी होती है। वृद्धि जो है भार में भी होगी और संख्या में भी होगी। और बेटा इसको कह दिया जाता है द्वियुग्म अभिलक्षण, ट्विन करेक्टर, दोहरा लक्षण। ट्विन करेक्टर यानी कि संख्या में बढ़ना और भार में बढ़ना। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। जब वृद्धि होती है तो एक तो बेटा भार बढ़ता है और दूसरा संख्या बढ़ती है। दोहरा अभिलक्षण है, एक तरीके से द्वियुग्म अभिलक्षण है कि ये दो चीजें जो है बढ़ रही हैं भाई, ये दो चीजें बढ़ रही हैं बेटा। अब मैं आपको बताऊं, चाहे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, आप कहेंगे एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। क्यों? क्योंकि वृद्धि तो संख्या में भी हो सकती है ना भाई। जैसे अगर आप एक कोशिकीय जीव को देखें, एक कोशिकीय जीव को अगर आप देखें, एक कोशिकीय जीव, तो बेटा ये जो एक कोशिकीय जीव है, आप क्या करो ऐसे कि यहां पर संवर्धन प्लेट तैयार करो। ये क्या है बच्चों? कल्चर माध्यम है, संवर्धन माध्यम है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि भी कुछ बैक्टीरिया है, और जब इनमें कोशिका विभाजन होगा, जब इनमें क्या होगा बेटा? कोशिका विभाजन होगा, तो आप क्या देखेंगे कि ऐसे यहां पर बहुत सारे सेल बन जाएंगे भाई। जब कोशिका विभाजन होगा तो आप देखेंगे कि यहां पर ऐसे बहुत सारे सेल बन जाएंगे, और आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से संख्या ज्ञात कर सकते हैं भाई, संख्या का पता लगा सकते हैं, है ना। और संख्या में बढ़ना भी वृद्धि है, अभी बताया मैंने आपको। अगर आप बहुकोशिकीय जीवों की बात करें या प्लांट और एनिमल की बात करें, तो वृद्धि जो है यहां पर ना दो तरीके की हो जाएगी बेटा। एक हो जाएगी अपरिमित वृद्धि या असीमित वृद्धि। एक हो जाएगी बेटा अपरिमित वृद्धि,
और दूसरी हो जाएगी परिमित वृद्धि। एक क्या हो जाएगी अपरिमित वृद्धि और दूसरी क्या हो जाएगी परिमित वृद्धि। बच्चों ये जो अपरिमित वृद्धि है, अपरिमित वृद्धि, ये पूरे जीवन काल में वृद्धि होती रहती है। आप कहेंगे जीवन पर्यंत वृद्धि, जीवन पर्यंत वृद्धि, जीवन पर्यंत वृद्धि, जीवन पर्यंत वृद्धि। और बच्चों ये जो जीवन पर्यंत वृद्धि होती है कहाँ होती है बताइए मुझे। तो आप कहेंगे कि यह होती है पादपों में। जीवन पर्यंत वृद्धि होती है और कहाँ होती है, पादपों में होती है बेटा। दूसरा है परिमित वृद्धि, यानी एक निश्चित आयु तक वृद्धि बेटा। जब किसी जीवों में जैसे कि जंतुओं में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, तो उसे परिमित वृद्धि कह दिया जाता है। और इसका उदाहरण हो जाएगा कि जंतुओं में ऐसा होता है। कहां पर होता है ऐसा, तो आप कहेंगे कि जंतुओं में ऐसा होता है। अच्छा मैं आपको ना और एक बात बताता हूं, सुनिएगा आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं प्रजनन, वृद्धि एवं प्रजनन दो अलग अलग प्रक्रम हैं, दो अलग अलग प्रक्रम हैं। किंतु किंतु एक कोशिकीय जीवों में, किंतु एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि एवं प्रजनन, वृद्धि एवं प्रजनन एक ही प्रक्रिया है। वृद्धि एवं प्रजनन एक ही प्रक्रिया है, समान प्रक्रिया है। भाई जैसे आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, आप खुद से समझ लो, आप जो हो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। आप बेटा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव, आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, आप एक बहुकोशिकीय जीव हो बेटा। और आप में जब सेल डिवीजन होता है तो उसे प्रजनन तो नहीं कह सकते। जैसे आपके हाथ की कुछ कोशिकाएं विभाजित हुई, आपके हाथ की लंबाई बढ़ी, पैर की लंबाई बढ़ी, तो क्या आप इसे प्रजनन कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, आप इसे प्रजनन नहीं कह सकते। लेकिन बच्चों अब आप समझो कि एक कोशिकीय जीव है कोई, और यहां पर कोशिका विभाजन हो गया, तो एक कोशिकीय जीव तो हमेशा एक ही कोशिका का बना होगा ना बेटा। एक कोशिकीय जीव जो है वो तो हमेशा एक ही कोशिका का बना होगा। तो अब आप इसे क्या कह दें, चाहे तो आप ये कह लें कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई, या फिर आप ये कह दें कि एक जीव से दो जीव बन गए, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। तो वही मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है ना, वही वाली बात बेटा मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि एक कोशिकीय जीवों में तो वृद्धि और प्रजनन एक ही बात होती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता है।
बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वृद्धि का एक और वर्गीकरण कर लेते हैं। एक होती है आंतरिक वृद्धि, आंतरिक वृद्धि, और दूसरी होती है बाह्य वृद्धि। आंतरिक वृद्धि होती है बेटा सजीवों में, आंतरिक वृद्धि यानी जो इंटरनल ग्रोथ है, जो अंदर से होती है। तो इंटरनल ग्रोथ तो होगी बेटा सजीवों में, इंटरनल ग्रोथ जो है वो तो होगी सजीवों में, सजीवों में होगी भाई। ठीक है ना, सजीवों में। और बाह्य वृद्धि में क्या होता है, सतह पर जमाव। जैसे आप कह सकते हैं रेत के टीले, पर्वत, पत्थर इत्यादि चीजें सतह पे इकट्ठा होती रहेंगी और साइज बढ़ता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये पर्वत है छोटा सा, इसमें कुछ एक चीजें और जमा हो गई धीरे धीरे, तो अभी इतना बड़ा हो गया। कुछ एक और चीजें जमा हो गई भाई जी, तो ये और ऊंचा हो गया। तो सरफेस पे, सतह पे चीजें आके उनका जमाव होता रहता है, वो आके इकट्ठी होती रहती हैं बेटा। बाह्य वृद्धि कहेंगे, निर्जीवों में होता है, निर्जीवों में। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये बढ़ना, चीजों का बढ़ना, भार का बढ़ना, अगर यही वृद्धि का पैरामीटर है, अगर यही वृद्धि का पैरामीटर है, तो फिर वृद्धि तो नॉन लिविंग में भी हो रही है। यानी कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो सजीवों का गुण है लेकिन नॉन लिविंग में भी पाया जाए, तो फिर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। तो यहां से ये पता चलेगा कि वृद्धि सजीवों का एक गुण तो है, सजीवों का एक गुण तो है, लेकिन सजीवों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता, लेकिन सजीवों को सुस्पष्ट रूप से, सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है, सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। ठीक है बेटा, वृद्धि के बारे में इतना ही पढ़ना था। फटाफट से देखिए, 10 सेकंड का समय है, आगे बढ़ेंगे। देख लिया भाई। अगली चीज हमें पढ़ना है जनन, अर्थात रिप्रोडक्शन। जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। जनन में कोई भी जीवधारी
अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। जीवधारी जीवधारी अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। जीवधारी अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करते हैं, जीवधारी अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। जनन या प्रजनन की अगर आप बात करें तो ये भाई जी दो तरीके का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा अलैंगिक जनन, एक तो क्या हो जाएगा अलैंगिक जनन, और दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन। एक तो हो जाएगा अलैंगिक जनन और बच्चों दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है। किसी भी निर्जीव में जनन नहीं होता है, याद रखेंगे आप। निर्जीवों में जनन नहीं होता है, या ऐसे कह लीजिए कि प्रजनन नहीं होता है। जो निर्जीव वस्तु में है बच्चों वो प्रजनन नहीं करती। निर्जीव वस्तु में जो होती हैं वो प्रजनन नहीं करती। अब बहुत सारे जीव हैं, जैसे अगर मैं यहां पे जीव लिख दूं और उनमें अलैंगिक जनन की विधि लिख दूं, अलैंगिक जनन की विधि, तो एनसीईआरटी ने ना आपको कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं भाई। जैसे वो आपसे कहेंगे कि जो फंजाई होता है, कवक, कवक में क्या पाया जाता है बताइए जरा। तो कवक में बहुत सारे बीजाणु अर्थात स्पोर का निर्माण होता है। कवक जो होते हैं, कवक में बहुत सारे बीजाणु अर्थात स्पोर का निर्माण होता है। और जब कवक में बहुत सारे बीजाणु अर्थात स्पोर का निर्माण होता है तो आप यह देखते हैं कि उनसे वो अपना जनन कर लेते हैं। या जैसे ईस्ट और हाइड्रा की बात करें, ईस्ट व हाइड्रा, उनमें बड बनती है, पहले मुकुल बनती है, मुकुलन होता है भाई, मुकुलन। प्लेनेरिया जो है, फ्लैट वर्म या चपटा कृमि, फ्लैट वर्म कह लीजिए या फिर उसे आप कह सकते हैं चपटा कृमि, चपटा कृमि कह सकते हैं। प्लेनेरिया जो है ट्रू रीजनरेशन, वास्तविक पुनर्जनन। ट्रू रीजनरेशन, वास्तविक पुनर्जनन, वास्तविक पुनर्जनन। इसके अलावा जो तंतुमयी शैवाल हैं, तंतुमयी शैवाल या फिर फंजाई है, या मॉस का जो प्राथमिक तंतु है प्रोटोनीमा, वे अपन डिस्कस करेंगे। मॉस का जो प्राथमिक तंतु होता है अर्थात प्रोटोनीमा होता है, उनमें क्या होता है खंडन होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है उनमें खंडन होता है अर्थात फ्रेगमेंटेशन होता है। खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। आप देखिएगा बेटा कि कुछ ऐसी भी जीव हैं, आप कहेंगे कि कुछ सजीव, कुछ सजीव जैसे कि खच्चर, खच्चर, बंध कामगार मधुमक्खी, खच्चर, बंध कामगार मधुमक्खी एवं अनुर्वर मानव युगल
ऐसा मानव युगल जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा है। अनुर्वर मानव युगल जनन नहीं करते हैं, जनन नहीं करते हैं। अतः अतः जनन सजीवों का अभिलक्षण तो है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक तो है। जनन सजीवों का एक लक्षण तो है, या ऐसे कह सकते हैं कि अभिलक्षण तो है, अभिलक्षण तो है, किंतु उसे सुस्पष्ट रूप से, किंतु उसे सुस्पष्ट रूप से, सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है, किंतु उन्हें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। ठीक है बच्चों, प्रजनन का एक पॉइंट मैंने यहां पर पहले ही पढ़ा दिया है सजीवों में, तो आप ये मत कहिएगा कि जितना एनसीईआरटी में प्रजनन दिया है पूरा नहीं पढ़ाया। क्लियर? इसको देखिए बेटा फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है जी? हाँ, आ जाओ बच्चों। जनन के बाद अब हमें पढ़ना है उपापचयन अर्थात मेटाबॉलिज्म। उपापचयन अर्थात मेटाबॉलिज्म। जिंदा रहने के लिए बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, तो आप कहेंगे कि जीवों में होने वाली, जीव में होने वाली कुल रासायनिक अभिक्रियाएं, जीव में होने वाली जीव में होने वाली कुल रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा, किसी भी जीव में जो कुल रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किसी में छोटे छोटे कंपाउंड मिलके बड़ा यौगिक बना रहे होंगे, किसी अभिक्रिया में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई बड़ा यौगिक, बड़ा कंपाउंड वो टूट रहा होगा। तो ये जो नाना प्रकार की अभिक्रियाएं चलती हैं उनको कलेक्टिवली एक साथ उपापचयन अर्थात मेटाबॉलिज्म कह दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म, ये जो मेटाबॉलिज्म है इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उपापचयन में। उपापचयन में दो तरीके की अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। एक होंगी उपचय की अभिक्रियाएं, या जिन्हें आप कह सकते हैं चय की अभिक्रियाएं, और दूसरा आप कह सकते हैं अपचय की अभिक्रियाएं। अपचय, एक क्या हो जाएगा, उपचय या चय हो जाएगा, और दूसरा अपचय हो जाएगा। बच्चों जो उपचय या चय है इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनिए। इन्हें हम कहेंगे एनाबोलिक रिएक्शन या एनाबोलिज्म, और अपचय को हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। जब चीजें आके इकट्ठा होती रहती हैं, यानी एनाबोलिज्म का मतलब क्या है, निर्माणकारी। यहां पर निर्माण होगा और यहां पर चीजें कटेंगी यानी कि टूटेंगी। ठीक है भाई?
तो एनाबोलिज्म का मतलब निर्माण होगा, और कैटाबोलिज्म का मतलब ये टूटने वाली बात है भाई, यहां पर चीजें टूट रही हैं। यहां पर क्या होगा, सरल अणु से जटिल अणु बनता है भाई, सरल अणु से जटिल अणु बनता है, जटिल अणु। जैसे अगर आप अमीनो एसिड ले लें बहुत सारे, तो उससे आप प्रोटीन बना लें भाई, तो ये क्या है बेटा, उपचय या चय है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हो कि जटिल अणु से सरल अणु बने, जटिल अणु से सरल अणु बने भाई, तो वो अपचय हो रहा है, कैटाबोलिज्म। जैसे आपके पास प्रोटीन है, और प्रोटीन का आप जल अपघटन करा दीजिए, प्रोटीन को आप हाइड्रोलाइज कराइए, तो आपको अमीनो एसिड मिल जाए। प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कराने पर आपको क्या मिल जाए बेटा, अमीनो एसिड मिल जाए। तो जब आप प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कराएंगे और आपको अमीनो एसिड मिल जाएगा, तो इसे कैटाबोलिज्म कहा जाएगा, अपचय कहा जाएगा। अच्छा, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर, यानी कि इन विट्रो में, इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर, सेल फ्री सिस्टम है भाई। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, शरीर के बाहर कहीं पर लैब में आप करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में आप करा रहे हैं, परख नली में करा रहे हैं, तो इन विट्रो मेथड कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा भाई, इन विट्रो। एनसीईआरटी कह रही ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, ना सजीव ना निर्जीव, ना सजीव ना निर्जीव। और आगे फिर इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जैविक रिएक्शन तो है, जैविक अभिक्रिया तो है, किंतु जीव नहीं है, किंतु जीव नहीं है। दो बातें कह रहे हैं। एक बार कह रहे हैं कि ये जो अभिक्रियाएं हैं जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, जो किसी भी जीव के अंदर हो रही हैं, अगर आप वैसी अभिक्रियाएं आउटसाइड द बॉडी करा पा रहे हैं, सेल फ्री सिस्टम में, इन विट्रो में, टिश्यू टेस्ट ट्यूब में, तो एक बार कह रहे हैं कि ये ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है। अब आप समझो। और दोबारा कह रहे हैं कि जैविक अभिक्रिया तो कह सकते हैं इनको, लिविंग रिएक्शन तो कह सकते हैं इनको, लेकिन लिविंग नहीं कह सकते। दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है मेरी समझ में। तो पूछिए कैसे भाई, जो रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, जो रिएक्शन आपके शरीर के अंदर हो रही है, या जो भी सजीव होते हैं, जो भी जीव होते हैं, उनके शरीर के अंदर हो रही है बेटा, तो आप क्या देखेंगे बताइए जरा मुझे। आप यह देखेंगे कि वैसी ही रिएक्शन चूंकि शरीर के अंदर होती है, अमीनो, मान लीजिए कि अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बना रहे हैं, ये काम शरीर के अंदर भी हो रहा है और आप लैब में भी करा पा रहे हो, तो ये लिविंग रिएक्शन तो हो गई ना भाई। जैसी अभिक्रिया आपके शरीर में होती है, ये वैसी लिविंग रिएक्शन तो हो गई ना। लेकिन क्या ये जो पूरा सेटअप है लैब का, जिसमें आप अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बना रहे हो, क्या आप उस पूरी चीज को सजीव कह सकते हो? क्या आप उस पूरी वस्तु को जो सेटअप है सजीव कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो इसीलिए चूंकि पूरे और गुण सजीवों के हैं, नहीं तो सजीव नहीं है। और वैसी रिएक्शन उधर होती है तो निर्जीव नहीं कह सकते। इस तरीके से उन्होंने समझाया है। निर्जीव जो होते हैं उनमें उपापचय नहीं होता। निर्जीव वस्तुओं में उपापचय नहीं होता है। निर्जीव वस्तुओं में उपापचय नहीं होता है। निर्जीव वस्तुओं में उपापचय नहीं होता है,
याद रखेंगे। निर्जीव वस्तुओं में उपापचय नहीं होता है। सभी सजीव फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट उपापचय करते हैं, उपापचय करते हैं। अतः अतः उपापचयन अतः उपापचयन सजीवों का वह अभिलक्षण है, सजीवों का वह अभिलक्षण है, सजीवों का वह अभिलक्षण है जो उन्हें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित भी करता है, जो उन्हें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित भी करता है, सुस्पष्ट रूप से उन्हें परिभाषित भी करता है। क्या करता है बेटा? उन्हें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित भी करता है। याद रखेंगे भाई, जो उन्हें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित भी करता है। देखिए इसको फटाफट से, फिर आगे पढ़ेंगे कोशिकीय संगठन। चलो बच्चों, ये देख लिया आपने। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कोशिकीय संगठन अर्थात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन अर्थात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कोशिकीय संगठन है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मतलब है इसका? आप जानते हैं कोई भी सजीव हो वो या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। यानी कि सजीव जो है वो कोशिका से मिलके बनते हैं। कोई भी सजीव होगा, अगर आप सजीव को देखें तो बेटे या तो वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय सजीव जो है, या तो एक कोशिकीय और या फिर बेटा बहुकोशिकीय है कि नहीं भाई? सजीव जो है या तो एक कोशिकीय है और या फिर बहुकोशिकीय है। यानी कि सभी सजीवों का निर्माण, आप यहां से क्या कह सकते हैं कि सभी सजीव कोशिका, या आप कह सकते हैं कोशिकाओं। अगर यूनिसेलुलर है तो कोशिका, और अगर मल्टी सेलुलर है तो कोशिकाओं। तो सभी सजीव कोशिका या कोशिकाओं से बने होते हैं, बने होते हैं। अतः अतः कोशिकीय संगठन भी, अतः कोशिकीय संगठन भी सजीवों का वह अभिलक्षण है, सजीवों का, सजीवों का वह अभिलक्षण है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से, सॉरी, जो उन्हें सुस्पष्ट रूप से, जो उन्हें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करता है,
जो उन्हें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ठीक है भाई जी। अच्छा, जब आप एनसीईआरटी का यही वाला पेज पढ़ रहे होंगे तो आपको नीचे कुछ बातें बताई गई। जैसे अगर मैं यहां से शुरू करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे देखो यहां पर जरा, कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिका, ऊतक, ऊतक तंत्र, अंग, अंग तंत्र, जीव। कोशिकांग, कोशिका, ऊतक, ऊतक तंत्र, अंग, अंग तंत्र, जीव। है जी भाई। यानी बहुत सारे कोशिकांग जो मिलकर एक कोशिका बनाते हैं, बहुत सारे कोशिकांग जो मिलकर कोशिका बनाते हैं। तो किसी एक कोशिका का जो गुण है, किसी कोशिका के आधार, किसी कोशिका की जो आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, दरअसल वो उसका जो पूर्ववर्ती स्तर है यानी कि कोशिकांग, उसके उनके आपस में इंटरेक्शन का रिजल्ट। समझिए, मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको कि किसी भी स्तर के गुण, किसी भी स्तर के गुण पूर्ववर्ती स्तर के इंटरेक्शन का, वो जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन का परिणाम होता है। इंटरेक्शन का परिणाम होता है। इंटरेक्शन का परिणाम होता है। दूसरी बात, किसी भी स्तर के गुण, किसी भी स्तर के गुण, किसी भी स्तर के गुण, किसी भी स्तर के गुण उसके पूर्व स्थित स्तरों में अनुपस्थित होता है। पूर्व स्थित स्तरों में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, एवं एवं बाद में स्थित स्तरों में उपस्थित होता है। ठीक है भाई। किसी भी स्तर के गुण उसके पूर्व स्थित स्तरों में अनुपस्थित होता है एवं बाद में स्थित स्तरों में उपस्थित होता है। समझो आप, मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे कि जैसे मान लो बेटा आप कि ऊतक है, ऊतक, तो ऊतक के गुण उन कोशिकाओं के इंटरेक्शन का रिजल्ट है जिनसे मिलकर की ऊतक बना हुआ है। ऊतक जो है, ऊतक की जो भी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे तो वह टिश्यू, वह ऊतक जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है उसके इंटरेक्शन का रिजल्ट है वो। पहला पॉइंट। दूसरी बात कह रहे किसी भी स्तर के गुण उसके पूर्व स्थित स्तरों में अब्सेंट होता है। किसी भी स्तर के जो गुण हैं वो उसके पूर्व स्थित स्तरों में अब्सेंट है। जैसे मान लो अब आप कोशिका की बात करो, कोशिका, कोशिका मिलके ऊतक बनाता है, ऊतक मिलके ऊतक तंत्र बनाता है, ऊतक तंत्र मिलके अंग बनाता है, अंग मिलके अंग तंत्र बनाता है। सही बात है भाई। यानी अंग तंत्र में अंग है, अंग में ऊतक तंत्र है, ऊतक तंत्र में ऊतक है और ऊतक में कोशिका है। यानी कोशिका ऊतक में भी है, ऊतक तंत्र में भी है, अंग में भी, अंग तंत्र में भी और जीव में भी है। तो किसी भी कोशिका की जो प्रॉपर्टी है वो कोशिकांग के स्तर पर नहीं पाई जाएंगी।
कोशिकांग के स्तर पे नहीं पाई जाएंगी। आप खुद सोचो ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, तो कोशिका की सारी प्रॉपर्टी माइटोकॉन्ड्रिया पे नहीं पाई जा रही, कोशिका की सारी प्रॉपर्टी न्यूक्लियस में नहीं पाई जा रही, कोशिका की सारी प्रॉपर्टी क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाई जा रही, कोशिका की सारी प्रॉपर्टी गोल्जी में नहीं पाई जा रही। लेकिन कोशिका की जो प्रॉपर्टी है वो एक ऊतक में पाई जाएंगी, वो एक ऊतक तंत्र में पाई जाएंगी। तो जितने भी प्री एग्जिस्टिंग लेबल हैं, पहले के जो लेबल है उनमें तो नहीं पाया जाता, लेकिन जो पोस्ट एग्जिस्टिंग लेबल है, जो बाद के स्तर हैं, उनमें पाया जाता है भाई, उनमें जो है ये पाया जाता है। चलो बच्चों, इसको भी देखो फटाफट से, फिर आगे पढ़ेंगे चेतना, चेतना पढ़ेंगे और स्वचेतना भी पढ़ेंगे। आइए बच्चों, चेतना की बात करनी है अपने को। चेतना यानी कि कॉन्सियसनेस, चेतना यानी कि कॉन्सियसनेस। कह रहे सभी जीवों का सबसे स्पष्ट लेकिन पेचीदा अभिलक्षण क्या है? अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है या जैविक हो सकता है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया। उद्दीपन का मतलब क्या है? स्टिमुलस। उद्दीपन का मतलब क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस है भाई। और स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है या उद्दीपन क्या होता है, तो बेटा वातावरण में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसके लिए आप प्रतिक्रिया दो। वातावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके लिए आप प्रतिक्रिया दो। वातावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके लिए आप क्या करो बेटा? प्रतिक्रिया दो। वो क्या है? उद्दीपन। भौतिक हो सकता है, आपको धूप लगती है, आप छांव में चल सकते हैं। केमिकल हो सकता है, केमिकल, केमिकल कहीं से कुछ ऐसी स्मेल आ रही है, कुछ ऐसा पदार्थ है, आपके आंसू गिरेंगे, छींक आएगी। जैविक हो सकता है भाई, खाना देखा, आपके मुंह में सलाइवेशन स्टार्ट, है ना, तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना, कुछ कुछ होता है, समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें, ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। और हम इसको, पर्यावरण को जानने के लिए हम सहारा किसका लेते हैं? तो बेटा वो होते हैं हमारे संवेदी अंग। संवेदी अंग में क्या क्या हो जाएगा? आंख, जिससे हम देखते हैं, नाक, जिससे हम सूंघते हैं, कान, जिससे हम सुनते हैं, जिह्वा, जिससे हम खाते हैं, टेस्ट का पता लगता है, त्वचा, जिससे हमें स्पर्श का पता लगता है। तो जो संवेदी अंग हैं, इन संवेदी अंगों के द्वारा हमें आसपास की चीजों का पता लगता है। जैसे अगर आप पौधे की बात करें तो पौधे जो होते हैं, प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीव और प्रदूषक जैसे बाह्य कारकों के लिए प्रतिक्रिया देते हैं। लाइट चाहिए, वाटर भी चाहिए, टेम्परेचर के हिसाब से आप जानते ही हैं, टेम्परेचर कम या ज्यादा है तो एंजाइमेटिक कंट्रोल चेंज होएगा। कोई दूसरा जीव है, कोई दूसरा जीव, छुई में पौधा छुओ मुरझा जाएगा। प्रदूषक, जिस एरिया में प्लांट ग्रो हो रहा है, अगर वो प्रदूषित क्षेत्र है, बेटा जिस एरिया में प्लांट ग्रो हो रहा है अगर वह प्रदूषित क्षेत्र है तो ग्रोथ कम होएगी। यानी कि अगर आप देखें तो पौधे इन सारी चीजों के लिए क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया दिखा रहा है। कह रहा प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक सभी जीव जो हैं
वो पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, सभी जीव, यानी कि सब में होता है, सब में होता है बेटा। कह रहे पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। दीप्तिकाल का मतलब फोटो पीरियड। दीप्तिकाल, पहले दीप्तिकालिता आपके सिलेबस में था, हटा दिया गया। दीप्तिकालिता जो है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन उस चैप्टर में था, अभी वो हटा दिया गया। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन वाला जो पार्ट है वो अब हटा, उस पार्ट से दीप्तकालिता यानी कि फोटो पीरियोडिज्म जो है वो हटा दिया गया बेटा। अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, पहले कभी हुआ करता था। आप ऐसे समझ लीजिए, दीप्तिकाल का मतलब फोटो पीरियड, यानी कि किसको कितनी देर लाइट की आवश्यकता है, या यूं समझ लीजिए कि किसको कितनी देर जो है लाइट मिल रही है। कौन से पौधे को, कौन से जीव को कितना लाइट मिल रहा है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि कुछ फल और सब्जियां ऐसे होते हैं जो हमें किसी एक पर्टिकुलर मौसम में मिलते हैं। कटहल साल भर नहीं मिलता, फूल गोभी साल भर नहीं मिलता, गाजर साल भर बढ़िया नहीं मिलती। क्यों? उनका अपना एक इफेक्टिव फोटो पीरियड है, उस हिसाब से चीजें आपको मिलेंगी। ऐसे अगर प्रजनन में देखें तो एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, लगातार प्रजनन करने वाले, और दूसरे होते हैं मौसमी प्रजनक, जो किसी एक विशेष मौसम में प्रजनन करें। जो बेटा किसी एक विशेष मौसम में प्रजनन करें वो तो हो जाएंगे मौसमी प्रजनक। जो किसी विशेष मौसम में प्रजनन करें वो हो जाएंगे मौसमी प्रजनक, और जो वर्ष पर्यंत प्रजनन कर पाए वो हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस, लगातार प्रजनक। जैसे आप में से किसी का बर्थडे जनवरी में होगा, किसी का फरवरी में, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, मई जून जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी हर महीने में अगर बर्थडे है इसका मतलब हर महीने में इंसान प्रजनन कर पा रहा है। यानी इंसान को अपने प्रजनन के लिए जो वातावरण कंडीशन चाहिए वो साल भर क्या है, अनुकूल है। और जिनके लिए ये परिस्थितियां साल भर अनुकूल है वो होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। लेकिन जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, जो मौसमी प्रजनक होते हैं, उन मौसमिक प्रजनों के लिए, मौसमी प्रजनकों के लिए कोई एक पर्टिकुलर मौसम होगा, कोई एक विशेष मौसम होगा, और उसमें भी जो प्रभाव है किसका है, फोटो पीरियड का है बेटा, दीप्तकाल, फोटो पीरियड। कह रहे हैं कि सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। आगे कह रहे मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत रहता है, अर्थात स्वचेतना उसमें पाई जाती है। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चेतना चूंकि सभी जीवों में पाई जाती है, अतः चेतना जीवों को परिभाषित करने का विलक्षण है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। चेतना जो है बेटा, चेतना, चेतना यानी कि कॉन्सियसनेस, ये प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सब में साहब। तो चूंकि कॉन्सियसनेस सब में पाया जाता है, चेतना सभी जीवों में पाई जाती है, सभी जीवों में, तो यही वजह है कि जो चेतना है, जो कॉन्सियसनेस है, वो एक डिफाइनिंग फीचर है, वो एक ऐसा करेक्टर है, वो एक ऐसा अभिलक्षण है, वो एक ऐसा फीचर है जिसके आधार पर आप यह निर्णय ले सकते हैं कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव है। ठीक है भाई। और उसके बाद जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर स्वचेतना। स्वचेतना पढ़ेंगे भाई। स्वचेतना, सेल्फ कॉन्सियसनेस, स्वचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्सियसनेस।
स्वचेतना, सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात स्वयं से अवगत होना, अपने बारे में पता होना, अपन क्या कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा इस बारे में सोचना, हम कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं इस बारे में सोचना। सेल्फ अवेयरनेस जो है, जिसे आप स्वचेतना कहते हैं, जिसे आप सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं बच्चों, वो केवल और केवल मनुष्यों में उपस्थित होती है। केवल मनुष्यों में उपस्थित होती है। केवल मनुष्यों में उपस्थित होती है। बेटा जो स्वचेतना है वो सारे जीवों में उपस्थित नहीं है। जो स्वचेतना होती है, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, वो सभी जीवों में उपस्थित नहीं होती है बेटा। नॉट प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, इट इज ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो जो स्वचेतना है वह सभी जीवों को या सजीवों को परिभाषित करने वाला गुण नहीं है। स्वचेतना जो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है, ठीक है ना, वो सजीवों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला गुण नहीं है, क्योंकि वो सभी में पाया ही नहीं जाता। वो केवल पाया जाता है किसमें? वो पाया जाता है बेटा केवल और केवल मनुष्यों में। एक सवाल आपसे पूछा गया है कि कोमा में जो मरीज चले जाते हैं, जो मशीनों के द्वारा जिंदा रखे गए हैं, कोमा में जो मरीज चले जाते हैं बेटा, जो कोमा पेशेंट है, जो क्या है बेटा, कोमा पेशेंट है, जो कोमा में चले जाते हैं मरीज, वो क्या होंगे? वो सजीव होंगे या निर्जीव होंगे? विच आर सपोर्टेड बाई मशीन्स, विच नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, जो वापस सही नहीं होंगे, उन्हें सजीव कहा जाएगा या निर्जीव कहा जाएगा? बेटा वो सजीव हैं, लेकिन उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। देखो जैसे आपको भूख लगती है, समझो क्या होता है, आपको भूख लगती है तो ये मसल में जो है ना मूवमेंट होता है, तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि भाई भूख लगी है खाना खाओ, भूख लगी है खाना खाओ। आप पानी पीते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल होता है। तो आपको मतलब क्या होता है कि फिर जब वो ब्लैडर फिल होता है, ब्लैडर की वॉल पे प्रेशर पड़ता है, तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि मालिक टंकी फुल हो गई है। तो फिर वो ऑर्गन को, पर्टिकुलर ऑर्गन को ये कमांड दिया जाता है कि भाई जाओ, है ना, सुसु कराओ इनको। इस तरीके से ये सारा काम चल रहा होता है। कोमा के जो मरीज हैं, एक्सीडेंट में या किसी वजह से कुछ ऐसा होता है, एक्सीडेंट में या किसी वजह से ऐसा होता है कि बच्चों कोमा के जो मरीज है उनका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। उनका जो ब्रेन है, उनका जो मस्तिष्क है, वह प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। दवाइयां असर कर रही हैं। आप क्या करो, एक एंटीबायोटिक का घोल पानी की बोतल में डाल दो, पानी की बोतल की सेहत पे क्या असर पड़ेगा उस पर? पानी की बोतल की सेहत पे क्या असर पड़ेगा उसे? दवाइयां तो असर कर रही हैं, खून चढ़ रहा है, सब हो रहा है, लिविंग तो वही है, बस ब्रेन प्रॉपर कमांड नहीं दे पा रहा, तो ब्रेन डेड है। आपसे पूछा गया लिविंग होगा कि नॉन लिविंग, सजीव होगा कि निर्जीव? तो बच्चों कोमा के जो मरीज हैं वो लिविंग होंगे, सजीव होंगे, हाँ। उनका दिमाग जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता। उनका जो दिमाग है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, और जब उनका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता तो वो ब्रेन डेड होते हैं बेटा। क्या होते हैं वो होते हैं ब्रेन डेड। ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। आगे बेटा हमें जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है।
जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। बच्चों जो जैव विविधता है ना, जैव विविधता, अगर आप जैव विविधता की बात करें, जैव विविधता इंग्लिश में कह दिया जाएगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है भाई, इसी को शॉर्ट में जीव जगत में विविधता, इसी को क्या कह दिया जाता है, जैव विविधता। जीव जगत में विविधता अर्थात जैव विविधता। बेटा जब भी कभी विविधता ये शब्द बोला जाए तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि कितनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें उपस्थित हैं, है कि नहीं। कितनी सारी अलग अलग प्रकार की चीजें उपस्थित हैं, कितनी सारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें वहां पर उपस्थित है। भिन्नता, विविधता का मतलब ही क्या है, भिन्नता। भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों का उपस्थित होना, विभिन्न प्रकार की चीजों का उपस्थित होना, इसी को क्या कहा जाएगा, विविधता कहा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं जैव विविधता की। विविधता का सिंपल सा मतलब हो गया कि भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों का उपस्थित होना, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जैव विविधता की। तो बेटा जैव विविधता का क्या मतलब हो जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र छोटा या बड़ा हो सकता है, किसी भी क्षेत्र, जैसे कि पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ले सकते हैं आप, किसी भी क्षेत्र जैसे कि पृथ्वी में उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार, उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार, जीवों की संख्या तथा प्रकार, किसी भी क्षेत्र में या पृथ्वी में जो जीव उपस्थित होते हैं, तो उपस्थित जीवों की जो संख्या है और जो प्रकार है, उपस्थित जीवों की जो संख्या है और जो प्रकार है। तो बच्चों उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार, ये उस क्षेत्र की क्या है, जैव विविधता। वो क्षेत्र आपका गांव हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, शहर हो सकता है, देश हो सकता है, प्रदेश हो सकता है, जिला हो सकता है, मंडल हो सकता है, कमंडल हो सकता है, बंडल हो सकता है। अरे मतलब जो एरिया है आप उतना सोच लो कि ये एरिया है, उस एरिया में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, जीव पाए जा रहे हैं, वह वहां की जैव विविधता है। और आप ये देखेंगे कि भिन्न भिन्न स्थानों में या अलग अलग स्थानों में, अलग अलग स्थानों में जैव विविधता भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग स्थानों में जैव विविधता भिन्न भिन्न होती है। भाई देखो आप हिमालय पे जाओ, वहां देखो जैव विविधता, हिमालयन रीजन जो है, उत्तराखंड वगैरह, बढ़िया है मामला, ठीक है। और मैदानी भाग में आओ, और बढ़िया है मामला। वहीं आप पठार में चले जाओ, सॉरी रेगिस्तान में चले जाओ, थोड़ा कम है विविधता। आप भूमध्य रेखा के आसपास देखो, खूब दबा के है विविधता। शीतोष्ण टेम्परेट में जाओ, थोड़ा कम है विविधता। ध्रुवों में चले जाओ, और कम है विविधता। अगर आप ध्रुवीय प्रदेशों में चले जाएं तो विविधता और कम है। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्थानों की जो जैव विविधता है वो एक जैसी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। सारे स्थानों की जैव विविधता एक जैसी नहीं होती है। अलग अलग स्थानों की जो जैव विविधता है वह अलग अलग होती है। अलग अलग स्थानों की जैव विविधता अलग अलग होती है। एक और बात आपको बता दूं, सामान्यतया ऐसा देखा जाता है, सामान्यतया ऐसा देखा जाता है
कि जो जैव विविधता है, तुम्हें मार देंगे हम, जो जैव विविधता है बेटा वो समानुपाती होता है क्षेत्रफल के, है ना, एक लिमिट तक। ठीक है ना, वॉन हम्बोल्ट का कॉन्सेप्ट है ये, कि क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे जैव विविधता बढ़ती जाएगी। छोटा एरिया है, जैव विविधता कम है। थोड़ा बड़ा एरिया है, जैव विविधता ज्यादा है। और बड़ा एरिया है, जैव विविधता और ज्यादा है। बहुत बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा एरिया है, जैव विविधता सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, आप एरिया और ज्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे, आप एरिया को एक्सप्लोर करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जैव विविधता बढ़ती जाएगी। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लो मैंने क्या किया, ये यहां पर इस तरीके से 3 एरिया ले लिए भाई जी। ठीक है भाई, मान लो आपने यहां पे ये 3 एरिया ले लिया भाई साहब। ये है एरिया A1, ये है एरिया A2 और ये है एरिया A3। और अब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है, अब आपसे एक सिंपल सा सवाल ये पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का क्रम बताइए। 3 क्षेत्र हैं, A1, A2 और A3। A1 सबसे छोटा है, A2 उससे बड़ा है और A3 सबसे बड़ा है। तो नॉर्मली अपन लोग क्या देखते हैं बेटा, कि जो सबसे बड़ा एरिया होगा वहां पे सबसे ज्यादा होगी जैव विविधता, जो उससे थोड़ा छोटा होगा वहां कम होगी, और जो सबसे छोटा एरिया होगा वो वहां पर सबसे ज्यादा होगी। वहां पर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगी। रॉबर्ट मे के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर 70 लाख जातियां हैं, 7 मिलियन। 7 मिलियन में से 1.7 से 1.8 मिलियन तक ये ज्ञात और वर्णित स्पीसीज है। 1.7 मिलियन का मतलब हो जाएगा 17 लाख। 1.8 मिलियन का मतलब हो जाएगा 18 लाख। ठीक है भाई, तो वैज्ञानिकों का या जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, जो वर्गीकीविद हैं, उन वर्गीकीविदों का यह अनुमान है कि जो कुल जातियां उपस्थित हैं, जैसे होमोसेपियंस हम एक जाति है, मैंगीफेरा इंडिका वो एक जाति है, सोलैनम मेलोंजिना बैगन वो एक जाति है, तो दुनिया में ऐसी 70 लाख के आसपास जातियां हैं। रॉबर्ट मे का अनुमान है जो हम मान के चलते हैं। कुल जो उपस्थित जातियां हैं वो कितनी है, 70 लाख के आसपास। और उस 70 लाख में से 17 लाख से 18 लाख जातियों के बारे में हम खोजबीन कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, उनका वर्णन कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, उनका वर्णन कर चुके हैं। ठीक है जी, या आप कह लें 70 लाख को कहा जा सकता है 7 मिलियन। तो 7 मिलियन जातियों में से करीब करीब 1.7 टू 1.8 मिलियन जातियों का जो है अभी तक हम लोग वर्णन कर चुके हैं। इसको देख लीजिए भाई फटाफट से, मैं आपके लिए होमवर्क जुगाड़ लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, नहीं तो कल का लेक्चर तो पता चले सवाल के अलावा 45 मिनट का बचे, 1 ही घंटे का बचे, तो ऐसा भी नहीं करना है।
कि आज ज्यादा कर ले तो कल पूरा ही खत्म हो जाए मामला। एक्सरसाइज 1 1 से 13 तक कर लेना, और कहीं से तुम्हारा मन करे तो वो कर लेना भाई, और भी अगर कहीं से तुम्हारा मन करे तो वो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक में हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अभी फाइनली मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपको कोई भी लेक्चर 1 घंटा, जब तक 11th का सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। मॉर्फो में रटने की चीज़ें ज़्यादा हैं थोड़ा, तो मॉर्फो में हो सकता है कि मैं कुछ एक लेक्चर आपको 1.5 घंटे के प्रोवाइड करा दूं। बाकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और जब तक अब 11th पूरा नहीं हो जाता, कोई भी लेक्चर 1 घंटा 45 मिनट से कम नहीं होगा। यही समय है रगड़ के पढ़ने का। बाद में जेनेटिक्स सेनेटिक्स तक रखेंगे बड़े बड़े लेक्चर, फिर बाद में फिर थोड़ा थोड़े थोड़े कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी नज़दीक आ चुका होगा, आपको रिवीजन वगैरह भी करना होगा। ठीक है, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।